Hey guys, दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। यस भाई, अपन लोग अपने सेटअप से और अपने घर से थोड़ा इस समय दूर है एक काम को लेके, लेकिन भाई फुटबॉल डेली की कंसिस्टेंसी यहाँ पर नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए भाई थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा हाथ आज तंग रहेगा मेरा, लेकिन डेफिनेटली भाई आज अगर हम एपिसोड की सबसे पहली अपडेट की बात करें तो वो आती है यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी और ब्राज़ीलियन टीम को लेके। अब देखो, ब्राज़ील नेशनल टीम की और कार्लो एंसेलोटी की अब तक की जो लॉन्ग स्टैंडिंग लव स्टोरी चलती हुई आ रही है, चाहे उसको वन साइडेड कह सकते हो तुम, वो हम सबको पता है और हमने अपने फुटबॉल डेली एपिसोड में इसको तमाम बार इसको डिस्कस कर रखा है। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट ये आई है वो ये आई है कि भैया ब्राज़ील नेशनल टीम पूरे मई के महीने में यहाँ पर वेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको भी पता है कि मई का महीना आर या पार वाला है, क्योंकि कोपा देल रे का फाइनल भी है और यहाँ पर चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल भी है। और चाहे भले ही मार्सा की रिपोर्ट की हम बात करें, फिर स्पेनिश रिपोर्ट के जिसका हवाला देते हुए हम ये कह सकते हैं कि मैड्रिड के काफ़ी सारे ऑफिशियल ये मानते हैं कि भैया कार्लो की जॉब 2024 तक सिक्योर्ड है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि फ्लोरेंटिनो पेरेज एक हार्ड डिसीजन ले सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पर ला लीगा को इतने बड़े पॉइंट डिफरेंस से हारना, दूसरी चीज़ इतना वॉलेटाइल और अनप्रेडिक्टेबल फुटबॉल, और तीसरी चीज़ की नागल्समैन और जिडान का जो प्रोस्पेक्ट है अवेलेबिलिटी का, वो यहाँ पर ये चीज़ डिटरमाइन कर सकता है कि कार्लो की जॉब बची रहनी चाहिए या फिर नहीं। और ब्राज़ील नेशनल टीम के अगर हम यहाँ पर जितने भी हायर ऑफिशियल्स है, इवन अगर फेडरेशन के प्रेसिडेंट की बात करें तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह भी रखा है कि हमारे दो प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए जहाँ पर ये सिंपल है कि कार्लो को हमको कन्विंस करना है और हम प्लान ए पर ही स्टिक रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमें मई जून में किसी मैनेजर की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्राज़ील का कोई ऐसा गेम ही नहीं है, वो बल्कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक में भी हड़बड़ी नहीं कर रहे। बट वो ये मेंशन जरूर कर देते हैं कि हमको ये जरूर पता चलना चाहिए कि भैया प्लान ए काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास जो प्लान बी है उसमें जोसे मोरिनो की बात करते हैं, उसमें जॉर्ज जेसूस आई थिंक जो फर्नांडेस के मैनेजर हैं, उसके बाद यहाँ पे पाल्मेरास, इन मैनेजर्स की भी लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है और उसमें ये डिसाइड किया गया कि भैया अगर इनको हम ऑफर देंगे ना तो ये तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो कार्लो ही है। वैसे शायद से जोसे मोरिनो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा ये देखने वाली बात है। वैसे डू लेट मी नो कि अगर तुम्हारे हिसाब से जोसे की पर्सनैलिटी और चैलेंज को देखते हुए अगर उसके सामने अल नसर, PSG और यहाँ पर ब्राज़ील नेशनल टीम की जॉब दे दी गई तो वो किसको यहाँ पर प्रायोरिटी देगा और एक्सेप्ट करेगा अगर वो रोमा की जॉब को छोड़ता है तो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर चेल्सी को लेके। तो भैया देखो, चेल्सी में ये तो कंफर्म है कि आने वाले टाइम में मॉरिशियो पोचेटिनो को वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं और नया मैनेजर वो कभी भी उसको अनाउंस कर सकते हैं चेल्सी का। लेकिन जो स्ट्राइकर पोजीशन को लेके यहाँ पर जो असमंजस में है चेल्सी। अब देखो, मेसन माउंट का तो हमको पता है कि मेसन माउंट के कॉन्ट्रैक्ट में तो स्टैंड ऑफ है भाई, मेसन माउंट में और इवन चेल्सी के हायरार्की में। लेकिन जो स्ट्राइकर वाली पोजीशन है यहाँ पर भी ना थोड़ा कंफ्यूजन है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि एनकुंकू वापस से आ रहा है, काय हैवर्ट्स अभी भी वहीं है और लुकाकू भी चेल्सी का ही प्लेयर है। और इसीलिए यहाँ पर चेल्सी के ऑफिशियल्स आने वाले टाइम में इंटर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि देखो यार, हमको तुम दे दो ओनाना और हमसे तुम एक डिस्काउंट प्राइस पे लुकाकू ले लो। मतलब चेल्सी ये मानने को तो तैयार है कि लुकाकू पे तो भैया बड़ा सा घाटा लेना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए ओनाना को लेना है। और इसलिए क्योंकि कैपा या फिर मेंडी में से एक का जाना तो कंफर्म ही कंफर्म है। अब इसके पीछे जो फिलॉसफी इंटर लगा रही है वो ये है कि देखो, ओनाना तो अनट्रेडेबल है, बल्कि खुद यहाँ पर इंटर के हायर ऑफिशियल्स ने मेक श्योर करा इंटरव्यू में कि भैया लुकाकू का फ्यूचर इंटर में तो बहुत मुश्किल है, हम देख रहे हैं। ये खुद लुकाकू ने भी इनडायरेक्टली मेंशन करा था कि उसको भी नहीं पता कि इंटर में उसका फ्यूचर रहेगा कि नहीं रहेगा। और जिस तरीके से एंटोनियो कॉन्टे के अंदर उसने इंटरनेशनल में रूल करा था, ये कहना बहुत मुश्किल हो सकता है कि उसने एक बार फिर से इंटर की जर्सी पहनकर रेप्लिकेट करा है। और चेल्सी में तो यार उसके चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं, काफ़ी कम लग रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर एक ये शॉकिंग अपडेट हमारी आई है ना, अब देखो टूकल की बाइन की अगर हम बात करें तो उसमें ये तो कंफर्म है कि भैया सादियो माने से छुटकारा तो पाना है, क्योंकि सादियो माने जिसने अक्टूबर के बाद से एक भी गोल नहीं मारा है। अब चाहे इंजरी के कंसर्न की बात करें या फिर शार्पनेस या फिर गेम परफॉर्मेंस की बात करें, फैक्ट रिमेंस द फैक्ट कि गोल तो नहीं आया है। और उसमें भी अगर रीसेंट ड्रेसिंग रूम बस्टअप की बात करें तो उसने मामले बद से बदतर कर दिया है। लेकिन ऐसे में ये खबर निकल के आई है फुटबॉल इनसाइडर की कि भैया चेल्सी एक शॉक ट्रांसफर यहाँ पर मेक श्योर कर रही है कि भैया सादियो माने को हम स्टैमफोर्ड ब्रिज लेके आ सकते हैं। अब देखो, जब ये रिपोर्ट जिसका ओरिजिनल फुटबॉल इनसाइडर की हम बात करें, जिसको बाद में बाकी सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने भी रिसाइकिल करा है, जब मैंने इसको टटोला बटोला तो थोड़ा सा दिमाग तो चला कि यार देखो, बायर्न माने को निकालना चाहती है, उस पर से चेल्सी हावर्ट्स को बचाना चाह रही है, क्योंकि टूकल हावर्ट्स को चाहना चाहता है। ऐसे में एक स्वैप डील हो सकती है क्या?
ऐसे में कल को बायर्न नहीं कह सकते कि भैया हमको काय हैवर्ट्ज दे दो, हमसे माने ले लो, एक स्ट्रेट स्वैप डील हो सकती है। अब इसमें ओबामेयांग इसलिए घुस जाता है क्योंकि बार्सिलोना ने रॉबर्टो फर्मिनो को साइन करने का यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है मौका, और इसलिए वो ओबामेयांग को ले सकती है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि एनकुंकू भी आ रहा है। वैसे अगर एक पॉसिबल स्वैप डील की बात हो ही रही है तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मेसन माउंट भी मिक्स में, क्योंकि टुकल को मेसन माउंट भी पसंद है। हाउएवर आई थिंक मेसन माउंट के लिवरपूल जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तुम समझ रहे हो कैसे यहाँ पर लिवरपूल, बायर्न, बार्सिलोना और चेल्सी, इन चारों ही प्लेयर के एक्स प्लेयर की बात करें, करंट प्लेयर की बात करें, आपस में ही घूम रहे हैं। माने, मेसन माउंट, ओबामेयांग, उसके बाद काय हैवर्ट्ज की बात करें, सारे आपस में घूम रहे हैं इन चारों के प्लेयर्स। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर टुकल के बायर्न की, तो भाई एक और अपडेट यहाँ पर निकल के आएगी। टुकल ने अपने बायर्न में यहाँ पर 2 छेद देखे हैं, फुटबॉल वाले छेद, और कहीं के छेद नहीं, ठीक है। तो तुम में से खड़ा हो गया हो किसी का, तो जो 2 छेद देखे हैं उसको भरने की बारी आ गई। अब देखो यहां पर मामला ये है कि अब ये तो कंफर्म है कि टुकल को ये तो पता है कि भाई देखो स्ट्राइकर एक प्रायोरिटी तो है। अब चाहे हैरी केन आए, चाहे विक्टर ओसिमन आए, चाहे काय हैवर्ट्ज को लेकर आए, तो स्ट्राइकर तो समर ट्रांसफर विंडो में आएगा, और उसके साथ सादियो माने भी ऑफलोड किया जाएगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ है ना, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा मेरे को और क्यूरियोसिटी हुई, और वो ये है कि भैया नंबर 6 भी चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में जब बायर्न का नंबर 6 आता है तो शायद से जोशुआ किमिच आ सकता है, मेरा भी आया था गोरेट्स का, लेकिन दोनों ही प्लेयर एक एडवांस नंबर 8 की तरह खेलते हैं। उसके ऊपर से आप ग्रेवनबर्ग जो कि ऑलरेडी मिनट के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो भी नंबर 8 ही खेलता है। उसके ऊपर से आप यहाँ पर मूसियाला की बात करो तो वो भी एडवांस नंबर 8 खेलता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर साबित्सर की बात करो जो कि यूनाइटेड से वापस आएगा, अगेन एडवांस नंबर 8। अब अगर लेमर की बात करें, खैर वो तो इवन यहाँ पर टुकल की साइनिंग भी नहीं है, जो कि लाइप्जिग से आएगा, वो भी नंबर 8 खेलता है। ऐसे में नंबर 6 की एक भारी कमी है। अब एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर ये खबर तो मिली है कि भैया देखो टुकल कासिमिरो को पसंद करता है। वाह वाह, मतलब जस्ट इमेजिन मैनचेस्टर यूनाइटेड कासिमिरो को सेल कर दे, मतलब खैर जब मैंने रिपोर्ट को थोड़ा और टटोला तो सिर्फ एक ही रिपोर्ट निकली, इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन जब मैंने उसकी रिपोर्ट को वापस से पढ़ा ना तो मेरे को समझ में आ गया कि वो कहना क्या चाह रहा था। देखो बाद में उसने ये चीज़ तो कंफर्म करी कि टुकल कासिमिरो को पसंद करता है, लेकिन उसने ये भी कंफर्म कर दिया कि टुकल कासिमिरो की प्रोफाइल्स को पसंद ज़्यादा करता है। मतलब उसको ऐसा चाहिए नंबर 6 जो कि कासिमिरो ऐसी डिफेंसिव एबिलिटी प्लस लीडरशिप क्वालिटी रख सकता है। तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पर कासिमिरो की लाइक प्रोफाइल भी चाहिए होगी। इसका कोई सेंस नहीं बनता कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड कासिमिरो, मतलब अगर कोई जाएगा भी नहीं कासिमिरो हमको चाहिए तो गहन पहले बढ़ेगा। हम तो खुद दूसरों को छीनने लग रहे, हम तो अभी भी फ्रैंकी डियोंग से अपनी नजरें नहीं हटा रहे। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी रोनाल्डो और अल नसर को लेके। भैया अल नसर के दिन बहुत बुरे चल रहे, चलने भी चाहिए जिस तरीके का फुटबॉल खेलते हैं। देखो हाल ही में अल नसर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन है, उन्होंने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया है अपना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, और खबर के हिसाब से यहाँ पर अगले 2 दिन में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसको अप्रूव भी कर देगी, और ये पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व भी हो जाएगी। और ये हुआ इसलिए क्योंकि हाल ही में अल हिलाल से हार के ये यहाँ पर तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं सऊदी लीग में, किंग कप से बाहर हो गए। हर 10 दिन में खेलते हैं, जाते हैं, फिर बाहर होकर कहीं चले जाते हैं, और ऐसे में चीज़ें इतनी ख़राब हैं कि अभी तक ये भी कन्फर्म नहीं है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि ऑफकोर्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो रोनाल्डो के साथ कौन लोग खड़े, रोनाल्डो के हाथ में पावर कितनी है, और रोनाल्डो के लोग एंटी कितने खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन चीज़ें बद से बदतर है, और हर चीज़ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ऐसे में रोनाल्डो का हर एक छोटा सा छोटा कदम, और उसके ऊपर भी आप रोनाल्डो की परफॉर्मेंस को देखोगे तो वो और भी ज़्यादा आग में घी डालने वाला काम करती है। इसलिए हर एक स्टेप जो रोनाल्डो का है वो और भी ज़्यादा आप कह सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखा जा रहा है, और भी ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज करने के तरीके से देखा जा रहा है कि ये अगला मूव करके तो देखे, इसको हम टटोलेंगे मीडिया इस समय। अब पिछले कुछ एपिसोड से मैं देख भी रहा हूँ कि तुम कमेंट सेक्शन में क्रिस्टियानो स्पोर्टिंग का देख रहे हो। अब देखो 2-3 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, लेकिन जब अब तुमको पता है कि पोर्चुगल में इस समय रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा रिपोर्ट है, तो उसको जब हटा उठू के जब एक रिपोर्ट फाइनली मैंने खंगाली, तो मैंने जब उसको फाइनली अपने फुटबॉल डेली में एंटर करने की कोशिश की तो समझ गया कि भैया ये रिपोर्ट तो काफ़ी गहराई में जाती है। और मामला ये है कि सिर्फ स्पोर्टिंग नहीं बल्कि इस स्टोरी के तार रोनाल्डो के रियल मैड्रिड से भी जुड़े हुए हैं, और ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं इसको फुटबॉल डेली में एपिसोड में डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। इसलिए तुमको जब मैसी में घर जाऊँगा तो अगले ही दिन तुमको एक्सक्लूसिव एपिसोड आता हुआ दिखेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे, और इसकी जो रियलिटी या फिर एंडिंग कह सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, इसकी गारंटी तो मैं दे सकता हूँ। लेकिन अभी के हिसाब तो ये है कि भैया अल नसर
और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों बहुत खराब पैसे जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट से, जो कि आती है बार्सिलोना से। तो भैया यहाँ पर लियोनेल मेसी की अपडेट ये है कि भैया मेसी अगर रुकेगा तो सर्जियो बुस्केट्स और जॉर्डी अल्बा दोनों ही रुकेंगे। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द जो ओल्ड गार्ड है बार्सिलोना में इस समय सारे रुक रहे हैं। सर्जियो रोबर्टो की बात करें, सर्जियो बुस्केट्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे जॉर्डी अल्बा हो गया, और अब यहाँ पर लियोनेल मेसी तो खैर आ ही रहे हैं वापस। इसी के साथ यहाँ पर बार्सिलोना ने ये भी मेक श्योर किया कि जो उन्होंने फिजिबिलिटी प्लान दिया है ला लीगा को, उसका आंसर उनको मई में मिल जाएगा। और अगर रिलायबल स्पेनिश जर्नलिस्ट की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ मेक श्योर करी है कि जो बार्सिलोना का प्लान है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली ला लीगा की, क्योंकि उन्होंने प्लान दिया है उसमें रिड्यूस्ड वेजेस हैं, सैलरीज हैं, और यहाँ पर कुछ प्लेयर के सेल की बात भी करी जा रही है, चाहे वो अंसु फाटी हो, चाहे वो रफीनिया हो, चाहे वो फेरान टोरस हो। तो इन प्लेयर्स को सेल करके लियोनेल मेसी को लाया जाएगा, और क्योंकि मेसी की सैलरी भी काफ़ी कम है तो दिक्कत तो कुछ भी नहीं होने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।